हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। इस लेक्चर सीरीज़ में हम एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। ये लेक्चर देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम और साथ ही ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मतलब एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो बेसिक सपोर्ट चाहिए होता है वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। जैसे कि सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और रहने के लिए ज़मीन, ये सभी हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। ये सभी नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट्स होते हैं। हमने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में देखा था कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी होता है। मतलब ह्यूमन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। ये मॉडिफिकेशन ह्यूमंस अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाने के लिए कार का यूज़ करते हैं, जिससे कि धुआं निकलती है और वो हमारी हवा को पल्यूट करती है। जो पानी नदी में या फिर कोई भी नेचुरल जगह पे मिलेगा, हम उसे वहाँ से हटाकर अपने घरों में स्टोर करते हैं, या फिर जो ज़मीन खाली पड़ी थी हमने उस पर कोई फैक्ट्री बना दी। इस तरह से ह्यूमंस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। आपको इस पिक्चर में एनवायरनमेंट के तीनों कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में इतना समझने के बाद हम इसकी डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन होती है द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो अगर इसको और आसान वर्ड्स में बोलें तो हम बोलेंगे कि नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिनास के कॉम्बिनेशन को ही एनवायरनमेंट बोलते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स में डिवाइड होता है। बायोटिक एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स से फॉर्म होता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक एलिमेंट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि लैंड। हमने क्लास 6 ज्योग्राफी लेक्चर में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में जाना था। लिथोस्फेयर अर्थ की टॉप लेयर के ऊपर एक सॉलिड परत होती है जो कि रॉक्स और मिनरल्स की बनी होती है और सॉइल की पतली लेयर से ढकी होती है। ये क्रस्ट इरेगुलर होती है जिस पर वेरियस तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा। ये लैंडफॉर्म्स कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर दोनों पर ही पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर पर फॉरेस्ट, जानवरों के लिए ग्रासलैंड्स और ह्यूमंस के लिए खेती और रहने के लिए ज़मीन मौजूद होती है। अर्थ के जिस डोमेन में वाटर प्रेजेंट होता है उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर में पानी के बहुत से फॉर्म्स और बहुत से सोर्सेज होते हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशन। पानी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। एटमॉस्फेयर गैस की उस थिन लेयर को बोलते हैं जो अर्थ के चारों तरफ मौजूद होती है। ये हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर और डस्ट के मिक्सचर से बना होता है। वेदर और क्लाइमेट में चेंज एटमॉस्फेयर में चेंज की वजह से ही होते हैं। अर्थ के बाकी 3 डोमेन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर जहाँ पर मिलते हैं और एक लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस फॉर्म करते हैं, उस डोमेन को बायोस्फेयर बोला जाता है। बायोस्फेयर में प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर रहते हैं और इसीलिए इसे लिविंग वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर लाइफ पॉसिबल होती है। सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड होते हैं और साथ ही साथ में वो एक दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यही एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी के रिलेशन को ही इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि रेन फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, यहाँ तक कि एक छोटा सा तालाब भी अपने आप में एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो आप समझे कि लिविंग वर्ल्ड का एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ जो इंटरेक्शन होता है वही इकोसिस्टम फॉर्म करता है। आप इस पिक्चर से इकोसिस्टम के वेरियस एग्जांपल्स देख सकते हैं। इकोसिस्टम को हम ब्रॉडली एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम। अब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं। तो ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और उसे अपने नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। अर्ली ह्यूमंस या पहले के जो लोग होते थे वो खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करते थे। उनकी नीड्स भी कम होती थी जो उनके आसपास के एनवायरनमेंट से पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस की नीड बढ़ी उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना भी सीख लिया। एग्रीकल्चर या फिर डोमेस्टिकेशन ये एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने के ही तरीके हैं। उसके बाद में पहिए का आविष्कार हुआ और जितनी ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा अनाज उगाने लगे। सरप्लस प्रोडक्शन के साथ ही बार्टर सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ। बार्टर सिस्टम के साथ में ही ट्रेड और कॉमर्स का भी डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सुधरने के साथ ही हम ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के साथ में हम तेज़ गति से बहुत दूर बैठे इंसानों के साथ में कम्युनिकेट करने लगे। इस मॉडिफिकेशन का पर्पज़ ह्यूमंस को फ़ायदा पहुंचाना था, लेकिन इसके साथ में हमें ये भी याद रखना होगा कि नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक सही बैलेंस बना रहे। बार्टर सिस्टम में वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी और व्यापार होता था और उसमें मनी का यूज़ नहीं होता था। उस सिस्टम को ही बार्टर सिस्टम बोलते थे।